हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पहला अध्याय देखेंगे। पहला अध्याय जो है उसमें दो बैलों की कथा दी गई है, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो बच्चों, अध्याय को आरंभ करने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम है वह धनपत राय है। इनका जन्म हुआ था 1880 में बनारस के लम्ही गाँव में। इनका जीवन बहुत ही अभावों में बीता है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की। उनकी जितनी भी कहानियां हैं बच्चों, वह सभी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनके द्वारा कई उपन्यास लिखे गए। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए अध्याय को आरंभ करते हैं। अध्याय में दो बैलों की कथा है। जैसा कि बच्चों शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इसमें किसके बारे में कहा गया है, दो बैलों के बारे में। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन कहने का अर्थ होता है महामूर्ख। गधा को लोग क्या कहते हैं? महामूर्ख। लेखक कहते हैं, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? गधा, यानी कि महामूर्ख। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। अब देखिए, लेखक कहते हैं क्या गधा सचमुच में मूर्ख है या वह बेचारा सीधा साधा है? वह किसी भी बात पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो क्या इस वजह से लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं या महामूर्ख कहते हैं? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, यानी इसके बारे में सही से कुछ भी नहीं बताया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। अब देखिए, किसका उदाहरण दे रहे? गायों का। कहते हैं गायें भी सीधी सादी होती हैं, लेकिन अगर उसको तंग किया जाए तो वह भी सींग मारती है। और जिन गायों का बच्चा हुआ रहता है उसके पास जाओगे तो वह तो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यानी सीधी साधी गाय भी परेशान करने पर मारने को उतारू हो जाती है, लेकिन बेचारा गधा कुछ नहीं करता, उसके साथ कुछ भी कर लो। कहते हैं कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब कुत्ता का उदाहरण दे रहे हैं कि कुत्ता भी बहुत गरीब है, यानी बहुत बेचारा है। अगर आप उसे पालोगे तो वह आपको बहुत प्यार करेगा, लेकिन जब आप उसे परेशान करोगे तो वह भी क्रोध में आ जाएगा। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। और कहते हैं कि गधा बेचारा न तो कभी क्रोध करता है और ना ही हमने कभी उसे देखा है। बहुत ही सीधा साधा जानवर है। इस वजह से लोग उसे क्या कहते हैं? बुद्धिहीन कहते हैं। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सरी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। यानी उसके साथ आप कुछ भी करो, वह बेचारा कुछ भी नहीं करता। उसे सरी हुई घास भी खाने को दे दो तो बड़े प्रेम से उसे खाता है। उसमें कोई भी असंतोष नहीं दिखाई देता। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। बैसाख में गधा जो है वह बहुत ही प्रसन्न होता है, इसलिए लेखक कहते हैं बैसाख में एक आध बार बेचारा कुलेल कर लेता होगा, पर हमने तो उसे कभी खुश होते देखा ही नहीं। हमने कभी गधे को खुश होते नहीं देखा। वह बेचारे एक समान स्थिति में रहता है। ना तो वह खुश होता है, ना ही उसे गम होता है, ना क्रोध आता है, कुछ भी नहीं होता है। लेखक बताते हैं उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाई रहती है। यानी उसका चेहरा हमेशा एक जैसा ही दिखता है। उसके चेहरे पर न खुशी दिखती है कभी, न गम दिखता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। यानी वह एक समान रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अब देखिए, जिस प्रकार ऋषि मुनि अपने मन पर नियंत्रण करके अपने आप को क्या करते हैं? संतुलित बना लेते हैं। तो यहाँ लेखक जो है ऋषि मुनियों के गुण से किसकी तुलना कर रहे हैं? गधे का, कि उसका जो गुण है वह किसकी जैसे है? ऋषि मुनियों की तरह। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक कहते हैं एक बेचारा सीधा साधा है, फिर भी लोग उसे क्या कहते हैं? उसे बेवकूफ़ कहते हैं। सीधापन संसार के लिए अच्छा नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति सीधा साधा है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए उदाहरण देकर के बताते हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा है। अब भारतवासी अपना रोजगार पाने के लिए अफ्रीका जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति वहाँ बहुत ही बदतर है। लोग उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अमेरिका में तो उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता। अब भारतीय ना तो शराब पीते हैं, 4 पैसे बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, है ना, और जी जान लगा कर मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें दूसरे देशों में इतना सम्मान नहीं मिलता। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। अब वह कौन है? जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। लेखक कहते हैं गधे का एक छोटा भाई और भी है। कहने का अर्थ है कि गधा तो महामूर्ख है ही, लेकिन उसके जैसा मूर्ख एक और भी है जो उससे कम है, उसका नाम है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ यानी कि बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कहते हैं लेखक कि लोग बैल को भी महामूर्ख मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैल को अगर परेशान किया जाए तो वह भी प्रतिक्रिया करता है। देखिए, बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान जो है वह गधे से नीचा है। बेवकूफ़ तो है, लेकिन गधे के जितना नहीं। चलिए अब हम कहानी के मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। जैसा कि कहानी का नाम है 2 बैलों की कथा, तो इसमें देखिए जूड़ी गाची के पास 2 बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, बहुत ही सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी एक बैल जैसा होना चाहिए वह सभी गुण उसमें मौजूद थे। किसमें? हीरा और मोती में। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। भाईचारा यानी मित्रता हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी आपस में बातें करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो यहाँ जीवों में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। और वह भी नहीं समझ पाया कि किस प्रकार जानवर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी जो है वह इस गुण से वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते नहीं। अब देखिए, कभी कभी दोनों बैल क्या करते, आपस में सींग को मिला लिया करते थे, लेकिन विग्रह के नाते नहीं, यानी लड़ाई झगड़ा के नाते नहीं। ऐसा वह लड़ने के लिए नहीं करते थे, केवल विनोद के भाव से यानी प्रेम भाव से करते थे, आत्मीयता के भाव से करते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, यानी दोनों एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे, है ना। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। एक दूसरे को क्या करते थे? चाट चूट करके अपनी जितनी थकान थी सब मिटा लेते। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, यानी साथ में खाते, साथ में उठते बैठते थे। सारे काम दोनों एक साथ ही करते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात
झूड़ी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। किसे ससुराल भेज दिया? अपने दोनों बैलों को। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब देखिए बैलों को कैसे पता चलेगा कि झूड़ी उसे कहीं भेज रहा है, बेच नहीं रहा। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, बुरा सा। उन्हें कैसा लगा? बुरा सा लगा। वो तो अपने मालिक के लिए जान तक दे दे। फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मालिक उसे बेच दिया। पर झूड़ी के साले गया को घर पर गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी दोनों बैलों ने उसे बहुत परेशान किया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचा करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने इन्हें वाणी दी होती तो झूड़ी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अब देखिए गाय को क्या पता कि झूड़ी उसे अपने ससुराल किसी काम की वजह से भेज रहा है। उसे लगा कि झूड़ी ने उसे बेच दिया है और गया जो झूड़ी का साला था, जो उसे अपने घर ले जा रहा था, उसे बैलों ने बहुत परेशान किया। देखिए आगे दोनों बैल सोच रहे हैं, अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की थी। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब देखिए बेचारे जानवरों के मन में कितना प्रश्न है। कहते हैं कि झूड़ी ने हमें क्यों बेच दिया। उन्हें क्या पता कि झूड़ी उन्हें बेचा नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के लिए स्वयं से दूर किया है। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अगर उसे काम लेना था तो हमसे ज़्यादा काम ले लेता। वह तो हमें जो भी खिलाता था हमने कभी शिकायत नहीं की, प्रेम से खा लेते थे। उसे झूड़ी के साथ बहुत आनंद आता था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? नए स्थान, गया के घर। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। अब देखिए दोनों बहुत दुखी थे, इसीलिए वह कुछ खा भी नहीं रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। तो देखिए वह गया के घर गया था तो उसे वहाँ बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों बहुत दुखी हो गए थे और उन्हें खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। सभी चीज़ें कैसी लग रही थी? बेगानी बेगानी सी। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुरा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। अब देखिए दोनों ने एक दूसरे से बात की और जो उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी उसे जोर लगा करके तोड़ डाला। रस्सी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन फिर भी हीरा मोती ने उस रस्सी को तोड़ दिया। देखिए और कहाँ भाग गए? झूड़ी के घर। झूड़ी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। कहाँ? नाद पर, जहाँ उन्हें खाना दिया जाता था। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, यानी आधा आधा रस्सी जो थी वो लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। वह झूड़ी से बहुत सारे सवाल पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमें क्यों बेच दिया, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस प्रकार का जो विद्रोह में स्नेह था उनकी आंखों में झूड़ी के लिए वह दिख रहा था। झूड़ी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी बहुत खुश हुआ। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूड़ी और बैलों के बीच जो प्रेम का जो संबंध था यह देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे।
गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब देखिए, जैसे ही बैल जूड़ी के पास वापस आए तो जो गांव के छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने उसका स्वागत कैसे किया? तालियां बजाकर। और इस दृश्य को देख करके उनका मन बहुत ही गदगद यानी बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो इसीलिए बाल सभा यानी बच्चों की जो सभा थी, उन्होंने निश्चय किया कि हम हीरा और मोती का क्या करेंगे? अभिनंदन करेंगे। तो कोई अपने घर से रोटियां ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर, कोई भूसी, और वह हीरा मोती को खिलाने लगे। दूसरे दिन झूड़ी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। अब झूड़ी का साला फिर आया गया और बैलों को फिर ले गया। अब गाड़ी में जोत करके ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा जो था वो बहुत ही सहनशील था, इसीलिए उसने संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। उन्हें बहुत पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। अब देखिए, गया के पास जो अपने बैल थे उसको उसने अच्छे खाने दिए और हीरा मोती को रूखा सूखा भोजन दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूड़ी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी झूड़ी उसे कभी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। एक बार पुकारता था झूड़ी तो हीरा मोती दौड़कर उसके पास चले जाते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला क्या? सूखा भूसा। अब देखिए, हीरा मोती को गया ने बहुत मारा था तो उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचा था और इस पर उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा दिया गया ने। नाद की तरफ आंख तक न उठाई हीरा मोती ने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अब देखिए, हीरा को उसने नाक पर मारा था गया ने, तो अब मोती को बहुत गुस्सा आया उस पर। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, यानी वो बहुत ही गुस्से में आ गए थे और भागने को तैयार थे, लेकिन उनके गले में बड़ी मोटी मोटी रस्सियां थी, जिस वजह से गया ने उन्हें पकड़ लिया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अब देखिए, दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और गुस्से में भी थे, क्योंकि गया उन्हें बहुत मारता पीटता था। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।